नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार और मैं हूं सरताज। आज के हमारे पॉलिटिकल मेहमान हैं नरकटिया विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी। हमारे साथ हैं श्री हरेराम महतो जी, जो विधायक प्रत्याशी हैं और वीआईपी पार्टी की तरफ से हैं। हरेराम महतो जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीआईपी पार्टी अभी महागठबंधन का हिस्सा है, तो आइए इनसे जानते हैं कि सीट शेयरिंग के लेकर इनके मन में क्या चल रहा है। वीआईपी पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के हिस्सा बनकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारी पार्टी ने सर्वाधिकार या ये कहिए विशेष अधिकार दिया है। जो हिस्सा मिलेगी या जो उनका फैसला होगा, हम लोग उसके साथ हैं, पार्टी के निर्णय के साथ हैं। अभी सूत्रों की माने तो 8 से 10 सीट शेयरिंग का बात चल रहा है। जैसे बड़े भैया के रूप में आरजेडी 135 से 40 सीट के बारे में बात हो रही है, और छोटका भैया जो है बिहार में कांग्रेस निभा रही है और कांग्रेस को 50 से 60 सीट दिए जा रहे हैं, और आपकी पार्टी को 10 से कम सीटें यानी 8 से 10 सीटें मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर वो अपने मुंह से कह रहे हैं बड़े भैया हम हैं, तो कोई बात नहीं। ऐसे हम लोग बड़े भैया उनको मान रहे हैं और कांग्रेस को मंझला मान रहे हैं, लेकिन वोट के रेशियो में, चूंकि कांग्रेस देश की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, नहीं तो बिहार में अगर मुकाबला हो जाए कांग्रेस एक तरफ और वीआईपी एक तरफ, तो जनता को पता चल जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा कि बड़ा भैया और मंझला भैया कौन है। चलिए, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वीआईपी पार्टी को कितने सीट शेयरिंग मिलती है। कुछ दिनों पहले आपको एक किताब बांटते हुए दिखा गया और आपको लोगों को वो किताब पढ़ने की सलाह भी दे रहे थे। क्या था वो? आपके आने से पहले मैं यही किताब ना जी, गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा। तो आपके आने से पहले मैं इसी किताब को पढ़ रहा था। मैंने अब तक जितने पुस्तकों को पढ़ा है, दुनिया में कोई भी पुस्तक ऐसा नहीं मिला जिसमें मानव को उसके अभाव मुक्त जीवन देने के लिए और सम्मानजनक जीवन जी सके, वैसा कोई फार्मूला किसी पुस्तक में नहीं मिला है। और इस पुस्तक में जो आप देख रहे हैं, इसमें माननीय रोशन लाल अग्रवाल जी ने ऐसा सिद्धांत, ऐसा सूत्र प्रस्तुत किया है कि बिना किसी हानि लाभ नुकसान को सारे देश की जनता, या यूं कहे कि इसको लागू कर दिया जाए तो पूरे विश्व की मानवता अभाव मुक्त जीवन जीने लगेगी और मान सम्मान के साथ। आपके पोस्ट से, फेसबुक पोस्ट जो आप करते हैं, उससे पता चलता है कि आप आर्थिक न्याय की बात करते हैं। 10,000 प्रति व्यक्ति प्रति महीना। आज जो आप देख सकते हैं कि देश का जीडीपी जो है -23.9% पे है, और उसमें आप 10,000 प्रति व्यक्ति प्रति महीना, कैसे आप इस तरीके से कर सकते हैं? जीडीपी असल में अधिक ज़्यादा कहें तो आंकड़े का खेल भी उसमें शामिल होता है। असल में जो हमारे देश के अर्थशास्त्री और आज तक की सरकार, वित्त मंत्री, चाहे विभिन्न विद्वान लोग जिस व्यवस्था को प्रतिपादित किया है, वह व्यवस्था उस प्रकार नहीं है कि धन का वितरण सभी जगह हो। आज देश के मुट्ठी भर मतलब 0.1% लोग, जिनकी संख्या 12-13 लाख हो सकती है, उनके पास 80% से ज़्यादा संपत्ति है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, पूरी दुनिया के विद्वान इस बात को मानते हैं। अब आप इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे कि कहीं एक जगह जो माल डैम्प हो जाए तो कहीं दूसरे जगह खाली हो जाता है। मेरा ये कहना है कि आपने जो प्रणाली तय किया है अब तक, टैक्स का प्रणाली, उस टैक्स की प्रणाली में को बदल दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए और अमीरी रेखा लागू कीजिए। गरीबी रेखा जो है, अमीरी रेखा लागू कीजिए। और अमीरी रेखा का मतलब ये होता है कि जितने लोग हैं देश में अगर 135 करोड़ जनता है और
उस जनता के पास जो निजी संपत्ति है, टोटल निजी संपत्ति के मूल्यांकन करने के बाद जो जनता है उससे भाग दे दिया जाए, और जो भाग फल आएगा औसत सबका हिस्सा होगा, और उस औसत से अधिक जिनके पास ज्यादा है उन पर संपत्ति कर लागू हो जाएगा। देश में तमाम धन आ जाएगा, देश की खजाना कभी खाली नहीं हो सकता, और आप जिस तरह चाहें उस तरह। ये तो आप इस वजह से भी कह सकते हैं कि आप एक विधायक प्रत्याशी हैं और चुनावी स्टंट के रूप में आप इसको यूज करके आप जीत जाना चाहते हैं। ये भी तो लोग समझेंगे कि आप आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन जब जीत जाएंगे तो वही बात हो जाएगी, अमीरी रेखा ही रहेगा, गरीबी रेखा गरीबी रेखा ही रहेगी। चूंकि मैं विधायक प्रत्याशी अभी माननीय मुकेश सहनी के कहने पर बना हूं, इसके पहले मैं कोई प्रत्याशी के रूप में नहीं था। मैं पूरे बिहार में काम करता था जनता के बीच में जाकर। सवाल इस बात का है कि मैं तो कहता हूं कि मैं उम्मीदवार नहीं रहूंगा, कोई भी उम्मीदवार है, जनता को चाहिए कि उस उम्मीदवार से अमीरी रेखा निर्माण करने के लिए और संपत्ति कर लागू हो, इसके लिए धन की गोपनीयता का कानून जो है उसको समाप्त किया जाए। इसके लिए जो भी प्रत्याशी हो उसे जनता को चाहिए कि एफिडेविट ले। चलिए, अगर आपको यहाँ से विधायक चुन लिया जाता है तो सबसे पहले आप किस क्षेत्र में काम करेंगे? शिक्षा, बेरोजगारी, या किसानों के क्षेत्र में काम करेंगे, या फिर आर्थिक न्याय को ही लागू कराएंगे? क्या करना चाहेंगे? इसलिए मैं आर्थिक न्याय के बारे में ही चर्चा करूंगा और आर्थिक न्याय लागू करने के लिए ही दिन रात अपना परिश्रम करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं और इस बात को कोई नहीं काट सकता कि पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी है वह जिसके पास आर्थिक स्थिति ठीक है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। इसलिए जब लोगों की आर्थिक तंगी दूर हो जाए तब उनका जो आधारभूत आवश्यकता है, जैसे रोटी, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, यही आधारभूत आवश्यकता इंसान का होती है। अगर उसका आर्थिक तंगी दूर हो जाए तो बिल्कुल कोई दूसरे चीज को मांगने की करने की जरूरत नहीं है जी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आर्थिक न्याय के तहत 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक दिया जाए, जो कि उसका हिस्सा है। मैं फोकट में नहीं कह रहा हूं, उसका हिस्सा है। देश पे हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल ये है कि मोतिहारी का चीनी मिल जो हर इलेक्शन में मुख्य मुद्दा होता है, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने आके यहाँ पर कहा था कि अगली बार जब मैं आऊँ तो इस चीनी मिल का चीनी से मैं चाय पी कर जाऊँ। क्या इस बार भी ये मुद्दा होने वाला है, और इस पे आपका क्या कहना चाहते हैं? आप क्या देखिए, जनता हमेशा ठगी जा रही है। जितने नेता आए भरोसा दिलाया और जनता के साथ छलावा किया। जनता को चाहिए कि मैं बार बार कहता हूं कि जो जिसका मुद्दा हो उनसे एफिडेविट के साथ उस बात को जनता ले, और जनता मालिक है। जनता क्यों नेताओं से दबती है? जनता सवाल करे, और जो एक बार मुंह जला दिया फिर उसको वहां से दुत्कार कर भगा दे। 2002 से चीनी मिल बंद है, और तभी से सियासी पार्टियों के तरफ से और नेताओं के तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। जब भी इलेक्शन आता है तो ये अब चालू हो जाएगा, अब चालू हो जाएगा। हजारों मजदूर उसमें काम करते थे, और कुछ दिनों पहले आपने देखा कि 2 मजदूर जो थे अब आगजनी कर लिए और उसमें मारे गए। तो ये कितना दुखद है। अभी भी उस पर क्या लगता है कि इस पे सियासत होगी इस बार के चुनाव में भी? देखिए, इन सारी बातों का मेरे पास एक ही जवाब है कि नेता लोग छलावा कर रहे हैं और जनता चाहे तो ये सारे नेता ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं आर्थिक न्याय की बात करता हूं कि जब संपत्ति कर लागू हो जाएगा तो देश में मात्र 13 लाख लोग जो अति संपन्न लोग हैं उन पर संपत्ति कर लगा दी जाए तो मिनिमम 300 लाख करोड़ रुपया भारत के खजाना में जमा हो जाएगा। अच्छा, एक शब्द आप यूज कर रहे हैं कि नेता लोग छलावा करते हैं। आप भी तो एक नेता है, तो आप पे विश्वास क्यों किया? चूंकि मैं नेता तो हूं, लेकिन मैं अपने आप को नेता होने से ज़्यादा भारत का जिम्मेवार नागरिक मानता हूं, जो लोगों के जीवन के प्रति मैं जो कर रहा हूं आप देख रहे हैं। मैं तो एफिडेविट देने के लिए और एफिडेविट सबको लेने की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नेता क्यों नहीं बोलते? जो वादा करते हैं, जो उनकी घोषणा होती है, उसके लिए एफिडेविट जनता क्यों नहीं देते? जनता मालिक है कि नेता मालिक है? मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा तो आप मुझे 5 वर्ष के लिए अपना सेवक चुनते हैं और हमें जो आवश्यक चीज है उसको प्रोवाइड कराना है। मैं
पब्लिक का सर्विस प्रोवाइडर हूँ इस रूप में चुनेंगे, फिर हम ही मालिक बन जाएं और आप हमें मालिक मान लीजिए। नेताजी, ये जितने सारे शब्द आप यूज कर रहे हैं, ये जनता सुन सुनकर थक गई है कि नेता ही मालिक होते हैं, जनता ही मालिक होती है, लेकिन जब जीत जाते हैं नेता तो दिखाई नहीं देते हैं। इस बात से आप नकार नहीं सकते हैं। इसलिए मैं नहीं नकार सकता कि यही होते आ रहा है। इसीलिए उसका मैं उपाय बता रहा हूं कि भैया आप मालिक हो, और हरे राम भी आपके पास जाता है तो हरे राम मतों से कहो कि आप क्या कीजिएगा, इसका एफिडेविट दीजिए। जी, आप क्या कीजिएगा, इसका एफिडेविट दीजिए। अगला सवाल ये है कि युवा जो है, युवा आपको वोट क्यों दे? 45 साल के सबसे उछले स्तर पे देश में बेरोजगारी है, पढ़े लिखे, बट दिहाड़ी मजदूरों की बात नहीं कर रहा, तो आपको वोट क्यों दे, आपको आगे क्यों बढ़ाए, आपको विधायक क्यों चुने? देखिए, चूंकि युवाओं का एक पीढ़ी खत्म नहीं होता, युवाओं का 3 उम्मीदें हैं। जिस माता पिता ने उसका लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, उसका भरोसा टूटता है युवाओं के बेरोजगारी से। फिर जो युवा शादीशुदा हो जाते हैं तो उनके आने वाला जो पीढ़ी होता है, भविष्य, वो भी बर्बाद हो जाता है उनके बेरोजगारी के कारण। ये तो पता है कि भूमिका आप बांध रहे हैं। हम भूमिका नहीं बांध रहे हैं। अब चूंकि बात तो डिटेल समझ चाहिए, युवा हमें वोट क्यों दे, हम युवा के लिए बात करते हैं। युवाओं को विश्वास हो, नहीं हो तो मेरे साथ युवा काम करे। आप एक बात बताइए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर नौकरी भी मिल जाए, कितने लोगों को मिलेगा देश में नौकरी, और जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वे जो ठाट बाट से रहते हैं नौकरी पेशा लोग, नौकरी वाले लोग, तो बड़ी ठाट बाट आराम से जीवन उनका चलता है ना, उनके बच्चों का चेहरा हरा भरा होता है। जिन्हें नहीं मिलता है वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या व्यवस्था है? प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। कितना प्राइवेट सेक्टर में आपको मालूम है? कितना से ज्यादा देखा जाए देश में असंगठित क्षेत्र जितने हैं उसमें ज्यादा लोग काम। मैं एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, यही हो गया है नेता। मैं एक आपसे मैं आपको न एंकर मानकर, ना मैं अपने को नेता मानकर पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक, चूंकि आप भी समाज के प्राणी हैं, मैं भी समाज के प्राणी हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जिन लोगों को नौकरी मिल जाती है, जो अफसर पदाधिकारी या बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, उनकी जीवन ठाठ बाट से चकाचक सारी चीज आसानी से चलता है। जो देश में अनपढ़ लोग हैं या शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, जो किसी काम करने की क्षमता नहीं रखते, क्या उन्हें अच्छा ढंग से जीने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? और है तो हमारी भारत का संविधान, भारत का नियम कानून और नीति नियंता जो नेतागण हैं, भारत के संविधान में बैठे लोग, उसके लिए कौन सा व्यवस्था बनाए? और मैं इसीलिए इस व्यवस्था की बात करता हूं कि नहीं, देश में अमीरी रेखा लागू होनी चाहिए, गरीबी रेखा धोखा है, इससे गरीबी कभी नहीं मिट सकती। और हम जब तक लोगों के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, तब तक ये सारा ढोल नगाड़ा झूठा है। इसलिए देश में अमीरी रेखा लागू होना चाहिए, संपत्ति कर लागू होनी चाहिए, और इसके लिए धन की गोपनीयता के कानून को समाप्त करना चाहिए। अभी जो चल रहा है लॉकडाउन से लगभग देखा जाए तो सभी तबाही तक पहुंच चुके सभी सेक्टर। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना से निपटने में जो हमारी सरकार है अभी, वो सफल हो पाई है या नहीं? असफलता में मैं इनको 100% मार्क्स दूंगा। सफलता में 0 है। जब 500 के आसपास होता है, आप लॉकडाउन करते हैं, दुनिया कह देगी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उसी को मान लीजिएगा। 500 पर लॉकडाउन करते हैं, और जब लाखों में चला जाता है तो आप अनलॉक करते हैं। लोगों का कमर तोड़कर, लोगों को सड़क पर दौड़ाकर, रेलवे लाइन पर कटवाकर, तो आप विफल हैं। आपके पास बुद्धि विवेक नहीं है। और जो लोग आए, पलायन कर गए अपने रोजी रोजगार को छोड़कर, उनके जीवन की सुरक्षा की गारंटी आपके पास नहीं है। आपके पास किसी तरह का कोई रोड मैप नहीं है देश के जनता को बचाने का, संवारने का और सजा कर चलाने का। आपके पास सिर्फ जो है भाषणबाजी है, और भाषण कला पर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, और जो जन मुद्दा है उस मुद्दा पर से दूसरे अनाप शनाप मुद्दा, बंबई का रिया चक्रवर्ती तो आप ले आते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, और इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया के
एक अपवाद एक दो छोड़कर बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है देश की जनता को गुमराह करने का और आपस में भेदभाव पैदा करके भाई को भाई से लड़ाने का उनकी योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।